हमारे साथ आज स्टूडियो में जिमी शेरगिल मौजूद हैं और आपकी तीसरी ही फिल्म मोहब्बतें थी। मोहब्बतें जब बनने वाली थी तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करता था कि आदित्य चोपड़ा जो हैं वो अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें शाहरुख खान है, मिस्टर बच्चन है। चलता रहता था कि यार अरे काश मैं भी आदित्य चोपड़ा के साथ काम कर सकता हूँ। उनके ऑफिस से फ़ोन आया था। से आपको फ़ोन राज से क्यों फ़ोन आएगा, इनकी फिल्म तो शायद एक ही बनने वाली है लेकिन उसकी कास्ट तो इन्होंने की हुई है। और मैं टाइमिंग को भी थोड़ा सा कोस रहा था कि यार मैं अब भी यहाँ आया हूँ और काश मैं वहाँ होता तो दिस थिंग ऑफ द वीकेंड था। और मैं रोज़ कंफ्यूज था, मैं किसी को बता भी नहीं पाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि मैं किसी को बोल दूंगा, बाद में हुआ नहीं तो बड़ी बेइज्जती। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा और जियो सिनेमा पर एक वेब सीरीज़ आई है, नाम है रणनीति। पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक पर बेस्ड ये वेब सीरीज़ है। हमारे साथ आज स्टूडियो में जिमी शेरगिल मौजूद हैं जिन्होंने इस वेब सीरीज़ में एक बहुत अहम किरदार निभाया है। उनसे जानेंगे उनके किरदार के बारे में, समझेंगे कि कैसा रहा काम करने का अनुभव। तो चलिए स्वागत करते हैं जिमी शेरगिल का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। आप मुझे एक चीज़ समझनी है, जैसे अगर हम बात करें रियल लाइफ इंसिडेंट्स की जिमी, तो क्या होता है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है एक्टर के ऊपर जब हम किसी भी तरह से रियल लाइफ इवेंट पे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है रणनीति, पुलवामा हमला और फिर उसके बाद हुई बालाकोट स्ट्राइक, क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऐसे कहें कि एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने फील की, और एज एन एक्टर क्या लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने में? नहीं, आई थिंक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बिकॉज ये आप एक ऐसी चीज़ को दर्शा रहे हैं जो बहुत फ्रेश है लोगों के दिमाग में, लेकिन उनकी जानकारी इस चीज़ को लेके सिर्फ सीमित है कि जो उन्होंने टीवी पे चैनल्स में देखा था हल्का फुल्का कि ये पुलवामा इस दिन हुआ, 14 फरवरी को हुआ, और उसके बाद अचानक से बालाकोट हुआ। जो मेन चीज़ें हुई उसके बीच में, उन 10-12 दिनों के बीच में, वो किसी को नहीं पता है। उसके बारे में ये कहानी है। और प्लस ऐसे इंसिडेंट्स जब रियल ट्रू इंसिडेंट्स जब आप इनके बारे में बात करते हैं तो आप नॉर्मली आपने जो देखा होता है वो पर्दे के सामने का माहौल देखा होता है, बिहाइंड द सीन्स आपने नहीं देखा होता है कि क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि जो पॉलिटिक्स होती है वो तो आपको टीवी चैनल के ऊपर नज़र आ जाती है, लेकिन जो लोग, जो एजेंट्स, जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, कितनी जानें बचा रहे होते हैं, कितने लोगों को बचा रहे होते हैं, सिविलियंस को बचा रहे होते हैं, किस तरीके से वॉर को एवर्ट कर रहे होते हैं, और उनके चेहरे कभी सामने नहीं आते, उनके नाम कभी सामने नहीं आते, वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। और ये उनकी कहानी जी। और इन सब की तैयारी में क्या लगता है, कितनी मेहनत जाती है, आपने कैसे की? बहुत टाइम लगता है डिटेलिंग में जब आप जा रहे होते हैं, स्पेशली ऐसी चीज़ें जो बहुत फ्रेश हैं। इनकी टॉप सीक्रेसी भी बहुत होती है, तो बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, तो यू हैव टू डील विद दैट ऑल्सो बहुत सोच समझ कर। और मगर जितना डिटेल में आप जा सकते हैं, जितना ये लोग जा सके थे, इस सीरीज़ के लिए गए और इन्होंने दिखाया है। दैट इज़ वाई प्रोबेबली पीपल आर लाइकिंग इट, दैट इज़ वाई प्रोबेबली द रिव्यूज़ आर सच। ये कैरेक्टर्स इसके अंदर ऐड जो हैं, ये किसी ट्रू कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये इनको फिक्टिशियस इसलिए बनाना पड़ता है कि अगर इनको नहीं आप ऐड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्री लगेगी। तो इन किरदारों की वजह से वो इमोशन और वो ड्रामा बन जाता है, क्योंकि वो जो पर्दे के पीछे थे उनके चेहरे तो हमने देखे नहीं। ये हमारी इमेजिनेशन है कि कुछ वो इंसान ऐसा दिखता होगा जिसने किया होगा। तो वो सिनेमैटिक लिबर्टीज़ जो हैं वो आपको लेनी पड़ती हैं। और एक इंसान के अंदर, एक किरदार के अंदर शायद 3-4 लोगों का अमेलगमेशन भी हो सकता है। तो क्योंकि अब अगर आप उन 25 लोगों को दिखाना चाहोगे और फिर सबको जस्टिस देना चाहोगे, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो उनको अमेलगमेट करके 5 या 6 लोगों में आपको डालना पड़ेगा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
हर इंसान के पास कुछ एक्स्ट्रा चार चार पाँच पाँच आ जाएंगी। राइट। ये तो हुई आज की बात। मैं आपको लेके चलती हूँ थोड़ा यादों में पीछे। 1994 एक लड़का है जिसे गुलजार साहब को असिस्ट करना है, ये सपना है उसका, और उसके बाद वो एक्टर बन जाता है। वो जर्नी प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कैसी रही वो यात्रा, वो पहली फिल्म? नहीं, यादें तो बहुत एकदम ताज़ा है। उन यादों के झरोखों से कुछ निकाल रहे हैं दिमाग में, माचिस को लेके, मोहब्बतें को लेके, मेरी पहली फिल्में थी और इनको लेके जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो चीज़ें उस टाइम पे जिस तरीके से अपने को नज़र आती थी, वो सब कुछ बहुत कैसा था माचिस में काम करने का आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, क्योंकि चक्कर क्या था कि मेरी एक्टिंग क्लासेस जो हैं वो रोशन तनेजा साहब के पास वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। और अब मेरे घर से फ़ोन आया करते थे कि सब ठीक ठाक है, क्या कर रहे हो? हाँ जी सब बढ़िया है, क्लासेस ही कर रहा हूँ। अब ये था कि अगर क्लासेस में बोल देता ख़त्म हो गई हैं तो वो बोलते कि बच्चे आ जाओ वापस, बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ये था कि यार वो वापस गए तो फिर वहाँ जाके फंस जाएंगे उस दुनिया में, फिर वापस नहीं आ पाएंगे, और मैं वापस जाना नहीं चाहता था। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था, और जब माचिस का वो मिला मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, बट आई हैव टू स्टार्ट समवेयर। अच्छा, आपको ये पता था कि एक्टिंग की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्शन से हो सकती है? नहीं, मुझे ये नहीं पता। मुझे ये बोला गया था कि एक्टिंग का जो ब्रेक है वो तो भाई कुछ 5-7 साल से पहले नहीं मिलता, और एग्जाम्पल्स के साथ दिया जाता था कि इसको देख लो, उसको देख लो, ये कर लो, वो कर लो। 5-7 साल ऐसे इंसान को भी स्ट्रगल करनी पड़ी जो खुद इंडस्ट्री से है। क्या एग्जाम्पल तो दिए गए आपको? अब क्यों उस चक्कर में जाएंगे हम लोग। बट एक एग्जाम्पल नहीं होता था, बहुत सारे होते थे उस टाइम पे, और मैं ये अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार फिर तो हमको अब किसी तरीके से यहाँ पे टिकना पड़ेगा बॉम्बे में 5-7 साल वेट करने के लिए। और तो यही दिमाग में आया कि एक तो ये तनेजा साहब वाज वेरी वेरी काइंड एंड दिस थिंग कि अगर यहीं हो तो आया करो क्लासेस के लिए, एंड बैठा करो सिट। तो मैं ऐसे ज़मीन पे तनेजा साहब के साथ बैठता था, वो चेयर पे होते थे, मैं ऐसे नीचे बैठता था, और नए जो स्टूडेंट्स आए थे उनके साथ वो होता था। और कई बार मुझे भी वो बोल देते थे कि इम्प्रोवाइजेशंस में वो करो, एंड उनके साथ तो इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम टू डू दैट। एंड तो वो धीरे धीरे चलता रहा, और फिर फाइनली माचिस में जब रोल मिला तो गुलजार साहब ने एज इट इज़ बोला है कि इसको जब तक हम शूट नहीं शुरू करते हैं तो वहाँ जाते रहो एक्टिंग क्लासेस में। तो वी कंटिन्यूड दैट, और फिर वहाँ पे चंद्रचूड़ भी आ गए थे जिनको मैं दिल्ली से जानता था, तो एक अच्छा माहौल बन गया था वहाँ पे, और फाइनली माचिस की शूटिंग शुरू हुई और सारा कुछ है, एंड दैट्स हाउ इट वेंट आई गेस। आपकी एक फ़ोटो है इरफान साहब के साथ, वो बहुत वायरल होती है, बहुत प्यारी फ़ोटो है वो, जिसमें आप बैठे हुए हैं और वो आपको ऐसे देख रहे हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? ये आई थिंक ये हासिल की फ़ोटो। आप हासिल की बात कर रहे हैं जी। मेरी यादें इरफान भाई के साथ बहुत अच्छी हैं। ओनली थिंग इज़ वो मुझसे सीनियर थे, मेरे द वे आई बीन ब्रॉट अप आई गेस हम लोग थोड़े से अपने सीनियर्स के साथ थोड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, थोड़ा एक हमारा डिस्टेंस होता है। तो मेरी रिलेशनशिप उनके साथ उसी तरीके से थी। इवन इफ़ वी वुड एंड अप सिटिंग डाउन एंड डिस्कसिंग थिंग्स, अपना थोड़ा ऐसे बातें कर ली, बट ऐसा कभी मेरा कोई ब्रेकिंग दी आइस काइंड ऑफ अ सिचुएशन नहीं था कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ उनके सामने और कुछ भी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी बहुत। तो वो पिक्चर जो मुझे लग रहा है कि हमारी पिक्चरें काफ़ी हैं, साहिब बीवी के टाइम की भी हैं और मदारी के टाइम की पर भी। वो बहुत प्यारी फ़ोटो है, आप उन्हें ऐसे देख रहे हैं, वो कोई आपका फिल्म का ही सीन है, आप उन्हें देख जी रहे हाँ, हैं। काफ़ी उसमें ऐसे सीन्स थे हाँ। जिसके अंदर आई थिंक ये भी एक सीन है जिसमें वो बैठे हुए हैं, वो मुझे कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और ऐसे ऐसे शायद किया हुआ है कंधे पे हाथ, और मैं शर्मा सा रहा हूँ कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये है वो आई थिंक वो हासिल का
शॉट है वो। जी। तो कैसी बातें होती थी? जैसे मैं अभी कल ही मकरंद जी से मिली, तो उन्होंने अपना जो अनुभव था इरफान साहब के साथ काम करने का, उन्होंने बताया कि उनका ये कहना होता था कि 2 लाइन का डायलॉग क्यों बोलना है जब आप ऐसे करके अपनी बात जी कैमरा जी, पे बता या, सकते हैं। जी। तो आपने उस सेट पे उनसे क्या सीखा? क्या सीख थी आपकी? कोई नहीं, ऐसा? मैंने उनके साथ हासिल की थी और मुझे याद है कि हासिल के बाद जब भी मेरी कोई फिल्म रिलीज़ हो रही होती थी, मैं शूटिंग कर रहा था हासिल की, और बीच में कोई भी फिल्म मेरी अगर रिलीज़ पे होती थी तो इंटरव्यूज़ हुआ करते थे कि भाई आपके फेवरेट एक्टर कौन है, क्या हैं, और मैं हमेशा जाके कहता था कि एक एक्टर हैं इरफान खान, उनकी अभी मेरे साथ एक फिल्म आने वाली है हासिल करके, आप देखिएगा वो और आपको पता चलेगा कि किस लेवल का एक्टर है ये। और मैंने बहुत डिटेल में इंटरव्यूज़ में उनके बारे में उस टाइम पे बात की जब इरफान खान इरफान खान उस लेवल पे पॉपुलैरिटी में नहीं बने थे। जो उनके बहुत ही करीबी लोग थे वो तो उनको ऑब्वियसली उनके टेलीविज़न टाइम से जानते थे, उनके काम के हिसाब से जानते थे, बट जो कमर्शियली थिएट्रिकल उस पे जो है वो हुआ तो हासिल के साथ ही सारे अवार्ड्स उनको मिले और सारा कुछ है। तो मुझे याद है मैं हमेशा कहा करता था कि आई सेड यार, आई यूज्ड टू ऑलवेज आई जस्ट फील दैट ही इज़ माय काइंड ऑफ एन एक्टर एंड ही इज़ ब्रिलियंट, एंड मतलब मैं हर जगह पे जाके बोलता था। तो वो यादें हैं मेरी उनके साथ, बिकॉज मुझे बहुत एफर्टलेस एक्टर लगते थे। कोई सीन, कोई किस्सा आपको याद है उनका? हमारे तो बहुत सीन थे हासिल में। हम लोगों ने बहुत शूटिंग एक्सटेंसिवली अलग अलग इलाहाबाद से लेके औरंगाबाद, पुणे, इधर हर जगह पे, बिकॉज वो फिल्म इस तरीके की थी कि वो एक अगर कोई कॉरिडोर है, कोई एक पर्टिकुलर फैकल्टी है, उसका डायरेक्टर ने और उन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। और दूसरा थोड़ा बहुत मेरी डेट्स का भी उस टाइम पे चक्कर था, मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा था और ये साइमल्टेनियसली शूट करना चाहते थे। तो हिमांशु का ये था कि यार बीच बीच में जब भी ऑफ मिला करे मुझे दे दिया करो वो ऑफ डेज, और मैं जो है कुछ ना कुछ प्लान कर लूँगा। तो ये लोग कुछ ना कुछ प्लान करते रहते थे। जब भी जैसे अगर मेरे 3 दिन ऑफ मिले मैंने उनको दे दिए तो हम लोग कभी किसी जगह पे चले जाते थे, एक गाना करके आ जाते थे, या फिर वो यहाँ सेट लगा लेते थे अगर पहले से पता होता था। तो इस तरीके से वी केप्ट शूटिंग फॉर हासिल, और उनके साथ मेरे बहुत सीन आई रिमेंबर। कोई मेरा सीन होता था तो स्टिल इरफान भाई जो है ही यूज्ड टू बी ऑन द सेट्स, एंड वो आके कभी कोई एक्शन चल रहा है तो कुछ अगर ब्लड का है तो ही वुड कम इन, you know, correct it over there. So he was very much involved in Hasil, because the Hasil was his and Tigmanshu Dhulia's baby. I mean, उन्होंने जैसे आप माचिस के सेट पे आपका शूट नहीं भी होता था तो भी जाते थे और देखते थे? जी हाँ, मैं तो जाता था। मैंने पूछा भी था गुलजार साहब से और उन्होंने मुझे बोला भी था कि बिल्कुल तुमको वहाँ होना चाहिए और हर चीज़ से तुम सीखोगे। तो मैं वहाँ पे खड़ा होके हर शॉट, हर चीज़ जो है वो देखा करता था, और आई थिंक पूरी फिल्म में मैं था। आपकी तीसरी ही फिल्म मोहब्बतें थी, मतलब वो अपने आप में उस फिल्म के गाने, उस फिल्म के डायलॉग, उस फिल्म के सीन्स, वो आज भी बहुत प्यार से याद किए जाते हैं। जी। तो वो कहाँ से, कैसे कॉल आया, कैसे आपकी कास्टिंग हुई, कैसे आपको मोहब्बतें मिली? मोहब्बतें जब बनने वाली थी तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर्स में पढ़ा करता था कि आदित्य चोपड़ा जो हैं वो अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें शाहरुख खान है, मिस्टर बच्चन हैं, और 3 नए लड़के और 3 नई लड़कियां हैं, और मेरे दिमाग में ऐसे ही चलता रहता था कि यार अरे काश मैं भी आदित्य चोपड़ा के साथ काम कर सकता, क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया उस टाइम पे मेरी बिल्कुल फेवरेट, हर यंगस्टर की फेवरेट फिल्म थी वो। और ऐसा लगता था कि कितने प्यार से बनाई हुई, कितनी रियलिस्टिक और नेचुरल फिल्म थी, और बड़ी इमोशनल और बहुत मज़ेदार, और म्यूज़िक इतना पॉपुलर और सारा कुछ। तो ये था कि अरे यार, ये नहीं मुझे पता था कि एक दिन मैं वहाँ से बॉम्बे से दिल्ली आऊँगा ऐसे ही कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए, और उधर पीछे मेरे दोस्त के घर पे फ़ोन आ जाएगा कि ढूंढते ढूंढते कि भाई इनसे बात करनी थी। फिर दोस्त ने मुझे यहाँ फ़ोन किया, मैंने कहा यार क्या खराब। अच्छा, आपको ढूंढ रहे थे?
वो already उनके ऑफिस से फ़ोन उनके आया ऑफिस था। से आपको फ़ोन आया, आपके दोस्त को फ़ोन आया। तो मैंने अपने दिमाग में 2 and 2 डालने की कोशिश की कि यशराज से क्यों फ़ोन आएगा, इनकी फ़िल्म तो शायद एक ही बनने वाली है लेकिन उसकी कास्ट तो इन्होंने की हुई है। और मैं टाइमिंग को भी थोड़ा सा कोस रहा था कि यार मैं अब भी यहाँ आया हूँ और काश मैं वहाँ होता तो दिस थिंग। अब तो वीकेंड था, मैंने फटाफट अपनी संडे की टिकट कराई, वापसी की। मैंने कहा वापस जाते हैं, देखते हैं क्या है। और वो एंग्जाइटी जो 3-4 दिनों की होती है लॉन्ग वीकेंड की, कि भाई अब मंडे को मुझे बुलाया है, जल्दी निकले ये अब समय। काश मैं बॉम्बे में हुआ होता तो मैं नेक्स्ट डे जाके मिल लिया होता वीकडे में, तो सब ठीक हो गया होता। एनीवेज मैं वहाँ पहुँचा। निखिल अडवाणी उस टाइम पे पहले ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मीट मी एंड बहुत सारी बातें ऐसी ही चल रही थी। तो उन्होंने बताया कि हम बेसिकली मोहब्बतें में एक किरदार है जिसको हम लोग काफ़ी टाइम से कास्ट करने की कोशिश कर रहे, नहीं हो रहा है। हमने आपका वो मरासिम का वीडियो देखा जो मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था, तो हमें ऐसा था कि हम आपको एक बार ट्राई आउट करना चाहते हैं, ये है वो है। अभी हम कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड देन बस एवरी डे चलता गया। वो मेरे ख्याल से 12-14 दिन मेरा वो एक लुक टेस्ट कह लीजिए, या बहुत सारी चीज़ें चलती गई। वो कपड़ों को लेके, सीन्स को लेके, कुछ सीन्स दिए जा रहे थे, किए जा रहे थे कुछ। सो वो पूरा एक 2 हफ्ते के लिए वो सब चला। फाइनली मुझे बोला गया और मैं रोज़ कंफ्यूज था, मैं किसी को बता भी नहीं पाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं किसी को बोल दूंगा, बाद में हुआ नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी यार। और मेरे साथ लाइफ में एक बार पहले हो चुका था। मेरे को किसी तरीके से सेंट स्टीवंस में मिल गई थी एडमिशन। मैंने उसके बाद जाके फटाफट पार्टी वार्टी दे दी। फिर उसके बाद कोई स्कैम स्कूम हो गया था, वो तो मेरी एडमिशन कैंसिल हो गई थी, पता नहीं कुछ ऐसा चक्कर हुआ था। और उससे पहले मैंने कर दी थी पार्टी। फिर अगले दिन सब मेरी पार्टी में आके अगले दिन सब हंस रहे थे कि अरे तुम्हारा तो गड़बड़ हो गया मामला। तो मैं ऐसी सिचुएशन से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता था। तो फाइनली मुझे निखिल ने कहा कि आदित्य चोपड़ा वांट्स टू मीट यू। एंड फिर मुझे फाइनली उनके ऑफिस में बुलाया गया और फिर वहाँ पे मेरे साथ बातें हुई और अग्रीमेंट साइन हुआ। और उन्होंने बोला कि कैन टेल हूएवर दैट योर फैमिली एंड ऑल दैट यू आर डूइंग इट। और तो बहुत कमाल का मोमेंट था वो। और फिर वहाँ से असली ट्रेनिंग जो है उसके नेक्स्ट डे से शुरू हुई कि दे जस्ट कम्प्लीटली टेकन ओवर द फैक्ट दैट उन्होंने आपके लिए एक पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग जिम में भेजा जाता था, वहाँ से फिर आप वापस आते थे शावर करके, फिर आप क्लासेस के लिए आते थे, सीन्स की रिहर्सल्स वो होती थी, फिर आप लंच करते थे। फिर लंच के बाद आप को हाफ एन आवर का कुछ और डिक्शन या कुछ का होता था। फिर वहाँ से आप डांस क्लासेस के लिए जाते थे। फिर वहाँ से डांस क्लासेस 2-3 घंटे चलती थी। फिर वहाँ से आप फाइनली बैक टू दी ऑफिस आते थे जहाँ कुछ और रीडिंग्स होती थी और उसके बाद आप जाते थे। इट वाज लाइक अ स्कूल फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। सो बहुत कमाल की यादें। जो ग्रूमिंग वहाँ पे मिली वो शायद मुझे मिल नहीं सकती थी कहीं पर। तो ये सारा ट्रेनिंग का हिस्सा था। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन आप सेट पर थे, पहली बार मोहब्बतें के लिए आपने जो शॉट दिया, वो कौन सा शॉट था? और जब आपका शाहरुख के साथ, अमिताभ जी के साथ पहला सीन था, तो क्या अंदर से ऐसे नर्वसनेस हो रही थी, पेट में ऐसे बटरफ्लाइज हो रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी, क्या था वो एक्सपीरियंस? नहीं, हम लोग को एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसा एकदम लॉस्ट था कि ओ माय गॉड, मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ जिसमें शाहरुख खान हैं, अमिताभ बच्चन हैं और ऐश्वर्या राय हैं, जिसके सेट के जिस फिल्म को प्रोड्यूस यश चोपड़ा कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट आदित्य चोपड़ा कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ही था बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है। और मैं जब कोई भी ऐसा सीन होता था जिसमें मिस्टर बच्चन बोल रहे हैं
अपने डायलॉग्स कि यहाँ गुरुकुल में ऐसा नहीं, और हम ऐसे ऐसे करके होते थे, ऐसे देख रहे होते थे कि ओ माय गॉड, यू नो ऑफ द मैन। एंड एसआरके के साथ जब भी सीन्स होते थे, जब वो अपनी लव स्टोरी के बारे में कुछ बता रहे हैं, लोग ऐसे सुन रहे होते थे कि क्या है, कुछ एक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इम्प्रोवाइजेशन करते हैं शाहरुख अपनी स्क्रिप्ट में, या वो स्क्रिप्ट पर नहीं, आई थिंक फिल्मों में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशंस और ये सब ऑन द सेट जो होता है वो तो अलग होता है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो, लोगों को ऐसा लगता है कि बस आदमी सेट पे पहुंच रहा है और एक्टिंग कर रहा है। बहुत सारी डिटेलिंग जाती है, डायरेक्टर के साथ आप इतनी बार बैठते हो, इतनी सिटिंग्स होती हैं, उनकी रीडिंग्स इतनी होती हैं। हम लोग आज ये सब करते हैं तो हमें पता है कितनी सिटिंग्स होती हैं जस्ट फॉर द लुक क्रैक करने के लिए कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, दाढ़ी हो सकती है, कि क्लीन शेवन हो सकता है। मुझे रणनीति में कुछ 1.5 महीना करना पड़ा था। एवरी 7-8 days वी वर ट्राइंग आउट अ लुक टिल फाइनली आफ्टर 1.5 months वी क्रैक द लुक की जो हमने फाइनली सीरीज के अंदर हुआ है। तो आई थिंक एक प्रोसेस होता है हर चीज़ में, उसके दौरान इतनी रीडिंग्स होती हैं, इतनी डिस्कशंस होती हैं, तो सब लोग को अपना अपना काम पता होता है। छोटी मोटी इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है, कभी कोई एक लाइव लोकेशन पे आप शूट कर रहे हो, आपने इधर से आना था, आप बोलते नहीं अगर मैं इधर से आऊँगा तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि द प्रॉबेबली द की इज़ इन माई राइट हैंड इंस्टेड ऑफ द लेफ्ट हैंड। वो इम्प्रोवाइजेशंस कैन कीप हैपनिंग। आप लोगों का एक सीन है मोहब्बतें में जिसमें शाहरुख आपको समझा रहे हैं, तो क्या हुआ अगर तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुमने प्यार करने से पहले ये शर्त थोड़ी रखी थी कि वो भी तुम्हें प्यार करे। वो डायलॉग लोग आज भी कई मौक़ों पर एक दूसरे को सुना देते हैं जब उन्हें अपने दिल की बात कहनी होती है ऐसे। तो जब आप ये शूट कर रहे थे तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा? ये सुना करते थे हम तो बहुत मज़ा आता था। एंड द थिंग इज़ दैट जब हमें मोहब्बतें की स्क्रिप्ट सुनाई भी गई थी तो प्रॉपर मतलब आदि's वे ऑफ नरेशन वाज कि एक रूम होता था, वहाँ बैठ के और जो म्यूज़िक जिस पॉइंट पे आना है दे वुड प्ले दैट म्यूज़िक एंड दिस थिंग। वो एक अलग टाइप की नरेशन कमाल की हुआ करती थी। एंड वी वर लाइक कि ओ माय गॉड, और दिमाग में पहली नरेशन में ही वो सारे डायलॉग्स आपके दिमाग में बैठ जाते थे कि क्या कमाल की एक लड़की थी, दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, क्या कमाल कमाल की चीज़ें थी। एंड सो बहुत खूबसूरत यादें हैं। ऑफ कैमरा क्या कुछ बातें होती थी आप लोगों की आपस में? मतलब ये तो सीन्स की देखिए, बात है। मैं, जुगल और उदय तो हम लोग तो आपस में ही लगे होते थे कुछ ना कुछ, या तो हमारी हो रही होती थी बातें जिम को लेके क्योंकि हम लोग वर्कआउट बहुत करते थे और उदय और मैं साथ में वर्कआउट करते थे। हमारा यही चल रहा होता था कि आज इतने बजे पैकअप होगा, इतने बजे हम लोग जिम चले जाएंगे, 15 मिनट लेट भी हो गए तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। बाकी सीन्स को लेके बातें चल रही होती थी, फिल्मों को लेके बातें चलती थी, फेवरेट फिल्में, ये वो एक नॉर्मल जो यूजुअल होता था, हंसी मजाक। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं होता था, प्रेशर बहुत था हम लोग के ऊपर। आई थिंक कि यार हमारा सीन है, वो वाले सीन में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये वो ये सब भी चल रहा होता था सबके दिमाग पे। जुगल जो हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड थे इन टर्म्स ऑफ, उन्होंने फिल्में में की हुई थी पहले, तो उनको ये था कि मैंने तो एक माचिस और एक और फिल्म मैंने छोटी सी की थी, उसको छोड़ के मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो हम लोग थोड़ा सा उस हिसाब से रहते थे। आप लंबे समय से हैं जिमी इंडस्ट्री में और आप इतने लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज का जो हिंदी सिनेमा है और उस समय का जो हिंदी सिनेमा था, क्या बदला है? कुछ बदला है, कुछ बदलाव आए हैं और आप इन बदलावों को कैसे देखते हैं? बहुत सारे बदलाव हैं। एक चीज़ जो आपको लगता है कि आजकल अच्छा सब कुछ थोड़ा सा डिजिटाइज हो गया है, मतलब एवरीथिंग इज बिकम वेरी डिजिटल एंड वेरी दिस थिंग। उस टाइम पे चीज़ों का एक क्रेज़ था और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो टाइम हमारी आज की जनरेशन ने देखा होता तो दे वुड हैव enjoyed it even more, they would have taken it to the next level। आप समझ रहे हो ना, बिकॉज वो जो एक स्टार्स की एक जो
अलग टाइप की पहचान थी और सारा कुछ था, क्योंकि शायद इतने ज़्यादा इधर उधर दिखते नहीं थे वो। फिर अचानक से एक दौर आना शुरू हुआ जहाँ हर आदमी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था न्यूज़पेपरों में। फिर न्यूज़पेपर ख़त्म हुए तो फिर ये डिजिटल वाला मामला आ गया एंड ऑल दैट व्हाटएवर। अब सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे देख लो यार, देख लो बस, मैं ज़िंदा हूँ। राइट। आपने रेखा जी के साथ भी काम किया है और उनका जो ऑरा है ना वो बहुत प्यारा, बहुत पॉजिटिव ऑरा है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? दिल है तुम्हारा में मैंने उनके साथ में काम किया था, बहुत मज़ा आता था रेखा जी। बट वो भी एक बहुत टैलेंटेड लेडी हैं, बहुत अच्छा रोल था उनका। बहुत पावरफुल रोल था। और सो दिल है तुम्हारा की भी बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, बट उम्मीद है कि इसके दिल है तुम्हारा के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए थे। तो अगर हमारा इधर ये चल रहा था, दिल है तुम्हारा का हम डे में शूट करते थे, रात में मेरा हासिल का कोई गाना चल रहा था या किसी और फिल्म का कोई सीन नाइट में चल रहा था, वो कुछ ऐसा कभी कभी लाइफ में टाइम आ जाता है जिसमें ना चाहते हुए भी आप, और वो टाइम ही ऐसा था कि मतलब एवरीबडी whoever was busy was working around the clock. Nobody, किसी को ऐसा नहीं होता था कि अरे यार तुम दो फिल्में क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक दिन में 5 फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। मैं तो फिर भी एक दिन और एक रात में 2 की करता था। तो वो टाइम ऐसा था। उसके बाद धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आया जब मैंने भी रियलाइज़ किया, मैंने कहा कि यार एक पिक्चर एक टाइम पे करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो भले उसको 2, 3, 4 महीने जो भी लगते थे उस फिल्म को, फिर वो किया करते थे और मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। बट या सो आई थिंक वो बिजी होने की वजह से उतना ही होता था कि बस सेट पे पहुंचना है, काम करना है, अपना काम करके फिर निकलना है। उनके साथ की कोई याद, उनकी कही कोई बात? यादें वही गानों वानों के टाइम पे बैठना, बातें करना, वैसे ही सारा कुछ, मतलब वो अपने ही रोल को लेके जो डिस्कस कर रहे होते थे। ऐसी कोई पर्सनल बातें तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं सीनियर्स के साथ इतना खुला हुआ नहीं हूँ कि जाके मैं बातें करने लग जाऊँ। बट जो भी था, मतलब उनके साथ बैठना, अगर हम बैठे हुए हैं वो बैठे हैं, अगर अर्जुन है, मे बी प्रीति इज देयर, वी जस्ट सिटिंग while the song is on and randomly talking about things. But yes, I mean that's amazing, beautiful. आपने फिर जिस तरह की फिल्में की अपने करियर की शुरुआत में, उसके बाद एक शिफ्ट ले लिया आपने। जिस तरह के रोल से आपने शुरुआत की थी, एक चॉकलेटी बॉय, और उसके बाद एक ऐसा लड़का जिससे, मतलब ये एक मीम भी चलता था और ये जोक भी था कि आपको किसी फिल्म में लड़की नहीं मिली, प्यार नहीं मिला टाइप, इस तरीके का जोक और मीम भी बहुत चलते थे उस समय सोशल मीडिया पे। और फिर आप करने लगे ऐसे कि कभी का आपने किया पुलिस वाले का रोल, तो कभी आपने किसी गैंगस्टर का रोल निभाया, या कुछ इस तरीके के रोल्स आप करने लगे। वो शिफ्ट क्या सोचा समझा शिफ्ट था, या जिस तरीके से किरदार आते चले गए आप उन्हें एक्सेप्ट करते चले गए, स्क्रिप्ट पसंद आती चली गई, आप एक्सेप्ट करते चले गए? हमने तो वही जो हमें ऑफ़र हुआ है उसमें से जो बेस्ट हमें लगा उस टाइम पे वो किया है, और उस हिसाब से फिल्में की हैं। कभी ये नहीं सोचा कि यार इस पिक्चर मुझे लड़की नहीं मिल रही है, इस पिक्चर मुझे ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं सोचते थे। किरदार के बारे में सोचते थे कि हाँ यार कुछ है इंटरेस्टिंग इसमें करने के लिए, कुछ सीखने को मिलेगा, इससे मज़ा आएगा। तो शुरुआत से ही जो है वो उस तरीके से अपनी चॉइसेस रखी हैं। बट हाँ, एक पॉइंट ऐसा था जिसमें कि थोड़ा ऐसा लगता था कि यार ये मे बी हैमर इतना होता था हर जगह पे, एन ऑल्सो सीन वाज चॉकलेट बॉय, जिमी शेरगिल, तो हर जगह पे इन्होंने, मतलब फिर वो एक पॉइंट पे वो चॉकलेट बॉय जो है इतना टाइप कास्ट हो गया कि वो हर दिन आता रहता था। तो उसमें थोड़ा सा से वो गाली टाइप का लगने लगा कि यार ये क्या, हर जगह पे ये लिखना ज़रूरी है क्या, जिमी शेरगिल लिख दो। तो उस वजह से एक डिसीजन लिया कि यार कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज ये चॉकलेट बॉय कब तक ये होगा, एक टाइम पे सब बोर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। और दिस थिंग, आप इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। और वहाँ से शुरुआत हुई मुन्ना भाई MBBS और हासिल और यहाँ और इस टाइप की फ़िल्मों की, और धीरे धीरे आगे जाके वेंसडे और दिस थिंग। तो कहीं ना कहीं, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे जो है वो इमेज को
तोड़ना पड़ा है, विच आई फील इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर टू डू। तोड़ते रहिए तो ज़्यादा बेटर है। पंजाबी फिल्में भी आप लगातार करते रहे हैं और आप उस इंडस्ट्री में भी एक्टिव रहे हैं, काफ़ी पॉपुलैरिटी है आपकी वहाँ पर भी। अगर हम पंजाबी सिनेमा की बात करें तो जिस तरीके से साउथ की फिल्में आज पैन इंडिया लेवल पे या यूँ कहें कि विश्व पटल पे अपनी पहचान बना पा रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वजह है कि पंजाबी फिल्में वहाँ तक पहुँचने में उन्हें थोड़ा समय लग रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि वो फिल्में वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं और क्या बदलाव? अब पहुँचेंगी, अब पहुँचेंगी। बहुत सारी चीज़ें थीं जो जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो चीज़ करप्ट होती है, और एक बार वो करप्शन से दूर होती है फिर वहाँ से उसकी चढ़ाई शुरू होती है। तो मुझे लग रहा है अब वो टाइम आ गया है कि अब हमारी चढ़ाई शुरू होगी। तो वो समय बदलाव आएगा, अब आएगा, मुझे लग रहा है अब आएगा, क्योंकि करप्शन भी जो है वो एक लेवल तक ही हो सकती है। एंड बाय करप्शन आई डोंट मीन करप्शन इन टर्म्स ऑफ लाइक ये वो सारा कुछ, मतलब एक नई चीज़ अगर आती है, मैं OTT के बारे में भी अगर बात करूं तो शुरुआत में जब OTT आती है किसी को पता नहीं होता तो सब बोल रहे थे आने दो आने दो आने दो, ऐसा सब चल रहा होता है, सब कुछ होने दो। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल होती हैं। इसका करप्शन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे सेटल होना शुरू होता है, फिर आदमी को पता लगना शुरू होता है कि नहीं यार, वी हैव टू कीप वन स्टैंडर्ड, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दैट। तो वो शुरू में जो किसी को पता ही नहीं है किधर से तीर आ रहा है और सब लगे हुए हैं ले लो ले लो ले लो, वो वाला सिस्टम जो है एक पॉइंट पे आके ख़त्म होता है। तो पंजाबी इंडस्ट्री एक नई इंडस्ट्री थी जिसकी एक्चुअल शुरुआत बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखी जाए तो 2009 में मेल करा दे रब्बा नाम की एक फिल्म के साथ हुई थी, जहाँ से लोगों ने रियलाइज़ किया कि ओ माय गॉड, ये एक बहुत बड़े लेवल पे मामला हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है एज अ बॉक्स ऑफिस इंडस्ट्री जिसको बोल सकते हैं आप। सो इट्स टेकन दैट मच टाइम, 10, 12, 13 साल उसको लगे हैं। अब धीरे धीरे इट विल कम आउट ऑफ दैट करप्शन व्हेन पीपल विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट सिनेमा नाम की भी एक चीज़ होती है जो हमें देना है, बिकॉज अदरवाइज हम पीछे रह जाएंगे। और मुझे लग रहा है अब वो टाइम आ गया है, अब मिलेगा आपको कुछ अच्छा। क्या आप कुछ ऐसी फिल्में कर रहे हैं पंजाबी? जी हाँ, मैंने एक की है, अब होगा, अच्छा होगा। क्या आपको लगता है OTT के आ जाने से और क्योंकि हम वर्ल्ड सिनेमा के लिए ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, अब हम एक क्लिक पे कोई भी फिल्म, ये एक अच्छा पॉइंट है, तो इस वजह से भी ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोविड में बैठे बैठे आपने OTT देखा, आप पहले नहीं देखते थे, और आपने वर्ल्ड सिनेमा देखा, तो अब हुआ आपके दिमाग में क्या हुआ है कि आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है। पहले आप सब स्टैंडर्ड चीज़ों को खींच जाते थे, अब आप नहीं करोगे, अब आपको दिख जाएगा कि यह सब स्टैंडर्ड है। ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई है अब। मैं ऑडियंस की ही बात कर रहा हूँ। तो अब उनका एक स्टैंडर्ड, एक लेवल सेट हो गया है, उससे नीचे की अगर कोई उनको चीज़ दिखती है तो वो इंटरेस्ट नहीं उनको करती है, उससे ऊपर की ही चाहिए उनको। अब वो किसी भी शेप या फॉर्म में आ सकती है। राइट। तो वो चीज़ जो है आई थिंक यूनिवर्सली सब जगह पे हुई है, नॉट ओनली इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इट्स हैपेंड एवरीवेयर। आप जब स्क्रिप्ट चुनते हैं जिमी, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है? जैसे सोनाली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, सोनाली बेंद्रे ने, उन्होंने कहा था कि शुरुआत में मैंने पेचेक के लिए काम किया, अब मेरा फिल्में चुनने का तरीका अलग है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, अब मैं अलग हिसाब से काम करती हूँ। बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हमने शुरुआत में पैसों के लिए काम किया, अब हम अलग तरीके से स्क्रिप्ट चुनते हैं। कोई कहता है स्क्रिप्ट अच्छी होती है हम तभी चुनते हैं, कोई कहता है कि हम देखते हैं कि टीम कैसी है तब उस पर हाँ बोलते हैं। आपका क्या प्रोसेस होता है, आप किस तरीके से? मेरा जो पहला स्टेप होता है वो स्क्रिप्ट को पढ़ने का होता है। कोई 2 साल में एक कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती होगी जिसके अंदर कोई डायरेक्टर या राइटर बोलता होगा कि यार मैं ना आपको नरेशन दूंगा और जिसके लिए मैं मान जाता हूँगा, अदरवाइज़ मैं बोलता हूँ बाउंड स्क्रिप्ट दे दो यार। अच्छा। बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, सो मेरे को
अच्छा लगता है किसी ने भेजी हो, वेदर आई एंड अप डूइंग दैट स्क्रिप्ट और नॉट, डूइंग दैट फिल्म और नॉट, बट मुझे मज़ा आता है उसको पढ़ के। तो आई लाइक टू रीड, सो मैं मंगवा लेता हूँ। अगर मैं उसको आज ख़त्म करता हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उनके साथ मीटिंग रखता हूँ, मैं बोलता हूँ अब आप नरेशन दीजिए। क्योंकि पहली बार जब मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मुझे नहीं उसको पढ़ना है, मुझे एज अ ऑडियंस उसको पढ़ना है कि मुझे क्या नया लग रहा है, क्या मज़ा आ रहा है। एज अ बुक, कि अगर मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो उसमें मेरे को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, क्या ये है वो है, मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ उनसे कि कौन से कैरेक्टर के लिए आपने मुझे सोचा है। तो अगर वो बोलते हैं कि सो एंड सो कैरेक्टर के, तो क्या अब आप सुना दीजिए मेरे को पूरी कहानी। So that is my way of going ahead in this thing, and I end up mostly, if you see 60, 70, 80% of the work that I have done uh, with new people, new directors, do this thing. That's a different thing. Most of them are today very, very big names. Their first films were with me, but I've always done those films not keeping any money or anything in mind, but the fact that यार मज़ेदार है, करेंगे, 4 सीन है तो क्या हुआ, मज़ेदार होने चाहिए, कुछ मज़ा आएगा, प्लस अपना दोस्त बना रहा है, या ये डायरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या ये टीम बहुत अच्छी है, तो उसके अलावा बहुत सारे, स्क्रिप्ट के अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट पहले स्टेप पे तो कहानी आती है। कहानी। कोई फिल्म सिर्फ यारी दोस्ती के लिए की आपने? बहुत सारी की है। जैसे जितनी भी फिल्में अपने यारों दोस्तों के साथ की हैं सब यारी दोस्ती में ही की हैं, और क्या की हैं। चाहे वो तिशु हों, चाहे आनंद राय हों, चाहे कोई, सब वैसे ही हुआ है। जैसे साहिब बीवी गैंगस्टर की फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हम लोग सबके सब बस ऐसे ही उठ के चले गए थे बनाने के लिए फिल्म। कुछ सोचा थोड़ा ना था कि क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल दैट व्हाटएवर। अच्छा। बस ऐसे बैठे, एक कहानी पसंद आई सबको कि अच्छा ये करेगा, ये करेगा, चलो चलते हैं, तो चले गए। एक जंगल में जाके शूट कर दी पिक्चर, आ गया वापस। पार्ट 1 तो ऐसी बनी थी। आप जिमी, अगर हम बात करें आपकी, जैसे होता है ना एक इच्छा कि किस तरह के रोल अब आप करना चाहते हैं, कि आपको लगता है कि हाँ ये एक ऐसा रोल है जो मैं सच में चाहता हूँ कि एक बार करूँ, ऐसा ड्रीम रोल? ऐसे बहुत रोल होते हैं जो आप करना चाहते हैं और वो है, बट अभी फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कोई राइटर ये सोच के एक कहानी लिख रहा है जिसमें उसे लगता है कि ऐसा कुछ जिमी शेरगिल ने नहीं किया है और मैं ऐसा टाइप का कुछ उससे करवाऊँ। जिस दिन वो मेरे पास आ गया वो ड्रीम रोल होगा मेरा। और आपके आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें? अभी तो फ़िलहाल रणनीति जो है रिलीज़ हुआ है, बहुत स्पेशल है हमारे लिए, बहुत मेहनत की है हम सब ने, बहुत बड़ा शो है, बहुत ज़िम्मेदारी वाला शो है, और आज ही रिलीज़ हुआ है। बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, रिव्यूज़ आर नाइस। बस ऐसे ही ऐसी चीज़ों को अगर बढ़ावा मिलता है तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग और आगे आके ऐसी ट्रू इवेंट्स पे रिसर्च करके चीज़ों को बनाएंगे, और ऐसी चीज़ें और बनेंगी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोग के सामने आएंगी। अगर जैसे हम अपने लाइफ में हर इंसिडेंट से, हर एक प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं, आपके इस पूरे करियर में वो एक ऐसा इंसिडेंट या वो एक ऐसी फिल्म जो कहते हैं ना ये मेरे जीवन का हासिल रहा या मेरे काम का हासिल रहा? हर फिल्म से आप कुछ सीखते हो, आप कभी ऐसा नहीं कह सकते हो कोई ऐसी फिल्म जो आपके लिए, मतलब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी हो, बहुत अच्छी लगी हो, नए लोग हों, आपने उन पे भरोसा कर लिया, उन्होंने आपको वादा किया कि नहीं इसको हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और जब आप शूट करना शुरू करते हो तो आपको लगता है हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में झूठ बोला है इन लोगों ने, मगर आपको पता है कि चेहरा तो आपका अब सामने आने वाला है, आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, और आपको अपना काम ऑनेस्टली और सिंसियरली करना है, तो आप अपना काम सिंसियरली करके आगे निकल जाते हो। मगर आप अपने दिमाग में ये बना लेते हो कि ऐसे लोगों के साथ कभी लाइफ में काम नहीं करना है, मतलब इस आदमी के साथ काम नहीं करना है। ऐसा हुआ फिर कभी बहुत बार ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो भी आपको कुछ सिखाती हैं।
फिर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं वो ड्रीम एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी एक ऐसे नए डायरेक्टर के साथ आपने काम किया होता है जो कुछ नई नई चीज़ें आपको सिखा के जाता है। तो हर फिल्म से, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप कुछ ना कुछ, एटलीस्ट मैं तो कुछ ना कुछ सीख के निकलता हूँ। मैं एक्टर्स के बारे में भी यही कहता हूँ, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा एक्टर ही आके आपको कुछ सिखा के जाए। कभी कभी किसी छोटे बच्चे के साथ आपने काम किया होता है, कभी कभी आपने किसी नए एक्टर के साथ काम किया होता है और आपको बहुत बड़ी चीज़ उससे सीख के निकल जाते हो। क्या कोई ऐसा सीन है स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली जहाँ पर इस तरह से सीखी हुई कोई सीख आपने इम्प्लीमेंट की हो? नहीं, मैंने मोस्टली जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं वो स्लाइस ऑफ लाइफ से की हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं दूसरों के लिए नहीं बोलता हूँ कि आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, मगर मैंने जहाँ से अपनी शुरुआत की थी और जहाँ तक आज मैं पहुँचा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे भी ज़्यादा देखा है। हादसे देखे हैं, मौत के करीब जाके देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट आपके पास हो जाता है। तो अगर मुझे कोई पुलिस वाले का बोलता है तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि इस पुलिस ऑफिसर को मैं किसी फिल्म के पुलिस ऑफिसर की तरह करूँगा। मैं अपने दिमाग में ऐसा पुलिस ऑफिसर ढूंढता हूँ जो शायद जब मैं 16 साल का था या 17 साल का था या 18 साल का था, मुझे कहीं किसी के घर पे मिला हो या सड़क पे मिला हो या कुछ करो, वहाँ से मैं रेफरेंस उठा लेता हूँ उसका। वो कोशिश करता हूँ मैं करने के लिए कि उस जगह पे एक आदमी ने हम लोग को रोका था मोटरसाइकिल पे, वो चेहरा मेरे दिमाग में गढ़ा हुआ है कि वो कैसा था, वो किस तरीके से बात कर रहा था, कैसे उसने हम लोग को पीटा था या कुछ किया था। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई हादसा अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करता हूँ, फिर उस चीज़ को इधर कोशिश करता हूँ कि मैं डालूँ, तो उसको एक नया वो मिल जाता है, एक नई इमेज मिल जाती है उसको। फिल्में देखने का समय मिल पाता है आपको? जब मिलता है तो इकट्ठा मिलता है, फिर एक पूरा वो हम निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक बिंज जिसको कहते हैं कि ये चीज़ें बच गई थी यार, ये नहीं कर पाए, तो टक 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 करके देख लेते हैं। फिर काम में बिजी हो जाते हैं, फिर काम में हो जाते हैं। थोड़ा मल्टीटास्किंग में मुझे मुश्किल होती है, मैं थोड़ा आई एम नॉट अ मल्टी, जैसे बहुत सारे लोग का एक मल्टीटास्किंग का मेरे बहुत करीब के लोग हैं, बहुत उनका होता है कि भाई एक एपिसोड तो किसी चीज़ का देखना ही देखना है, भले कुछ एक देख के छोड़ दिया, दूसरे वाले का शुरू कर लिया। और तो मैं बोलता हूँ तुम लोग याद कैसे रखते हो, तुम्हारे कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो जाते हैं? वो शो देख रहे थे, उसका एक एपिसोड देखा, दूसरे वाले का आधा देखा, तो मेरे तो दिमाग के अंदर अलग अलग कहानियाँ सब मिक्स होके एक बन जाएंगी, एक नई कहानी। समझ लो तो ऐसा होता है, बट वो नहीं हो पाता है मुझसे। मैं जब एक चीज़ कर रहा होता हूँ, जैसे इफ़ आई एम ऑन एन आउटडोर एंड आई एम शूटिंग फॉर वन पर्टिकुलर फिल्म, सो माई इवन इफ आई एम टॉकिंग टू समबडी, मेरा दिमाग उसके अंदर ही घुसा हुआ है, सबकॉन्शियसली वो उधर घुसा ही रहता है कि यार अरे कल को वो वाला सीन है, फिर वो वाला सीन है। मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे होंगे, बात सब बढ़िया चल रही होगी, बट कहीं ना कहीं बीच में जब मुझे ब्रेक मिलेगा तो मेरे दिमाग में अरे वो वाले सीन में मैं ऐसा कुछ किया जा सकता है, ऐसा कुछ हो सकता कुछ है, ऐसा चल रहा है दिमाग में, तो वो चीज़ें ऐसे चलती नहीं। अभी मैं अपने सब फ्री हूँ, शूटिंग ख़त्म करके आ गया हूँ, प्रमोशन पे हूँ, अगले 4-5 दिन ये सब प्रमोशंस चलेंगी शो की, और उसके बाद थोड़ा सा बीच में मेरे पास टाइम है डबिंग्स का। नेक्स्ट जून जुलाई से शुरू करेंगे, थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे। अभी थोड़ा खींचा है हम लोगों ने काम, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके जो अब आती रहेंगी अगले 1-2 महीनों में, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। कोई फिल्म रिकमेंडेशंस हमारे दर्शकों के लिए अगर आप देना चाहें, ऐसी फिल्में जो ज़रूर देखनी चाहिए, जो आपको पसंद हो? मैंने रिसेंटली, बाकी जो फेवरेट हैं वो तो हर जगह पे आदमी बोलता रहता है, मैंने रिसेंटली एक शो देखा था नेटफ्लिक्स पे, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया था वो था अपना ट्रॉय द फॉल ऑफ अ सिटी। तो मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें थोड़ी सी, बट मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अच्छा बनाया उन लोगों ने, जिन लोगों ने भी वो बनाया है, दे हैव मेड इट सो वेल, मेड इट लाइक अ मूवी, इतना बढ़िया बनाया उन लोगों ने। तो दैट्स समथिंग गुड दैट आई लाइक्ड विच आई हैड वॉच्ड रिसेंटली। और एक और फिल्म मुझसे पता नहीं कैसे मिस हो गई थी पहले, जो मैंने भी रिसेंटली देखी, हाईवेमैन।
सो वो भी बहुत अच्छी फिल्म, वो भी नेटफ्लिक्स पे है, देखी जा सकती है। थैंक यू सो मच, Thank you so much. Thank you. और Thank इस you. रिकमेंडेशन के लिए। कॉफ़ी के साथ साथ इंटरव्यू Thank भी you. हम खत्म करते हैं। अच्छा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।